Hello dear students, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So friends, आज की मेरी इस वीडियो में भी मैं आपके लिए जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ये मैं आपके लिए सेकंड लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको जो है उससे हेल्प मिलेगी कुछ, और इससे भी आपके लिए जो है आपके पेपर के लिए कुछ ना कुछ आपको जो है पॉइंट मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं अपने क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। और जैसा कि इसमें आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के जो हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके 1 मार्क्स कंटेन करेंगे, और जो आपके 9 से 12 तक के होंगे उसमें जो है आपके 3 मार्क्स के होंगे। जो आपकी जो उसमें लिमिट दी गई है, मैक्सिमम लिमिट है वर्ड्स की, वो है आपकी 50 वर्ड्स। फिर आपके 13 से 18 तक के जो होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे, और 19 से 24 तक के जो दीर्घ उत्तरीय होंगे वो आपके 6 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपकी जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो आपकी 250 है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम जो है हमारे जैसा कि हम इस सैम्पल पेपर को देखने वाले हैं, तो आपको जो है मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जाके उस फर्स्ट वाले सैम्पल पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपको मैंने विद सॉल्यूशंस सॉल्व कराया है, जिसका जो लिंक है मैंने आपको अभी अपने कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया है। तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए, और इसको भी आप बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से क्वेश्चंस को जो है नोट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है। तो यानी कि जो उपभोक्ता है उनकी बचत का क्या आधार है, वो आपको शॉर्ट आंसर में, बहुत ही 1 वर्ड में, 1 लाइन में ही चाहे आप उसको आंसर कर दीजिए, वो आपको बताना होगा। फिर है, अल्पाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है, तो ये भी आप अपना शॉर्ट आंसर देंगे। फिर हमारा देखिए गाइस, थर्ड है, आप समझिएगा, व्यापार चक्र मुद्रा का कौन सा दोष है। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको वैसे ही नॉर्मली समझाऊंगी थोड़ा। अल्पाधिकार में जो है मांग वक्र का साथ देकर अल्पाधिकार जब लागू होता है तो उसमें भागों को बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो मांग में वक्त बढ़ जाता है। और बाकी जैसा कि आपके नोट्स में दिया गया है, शॉर्ट के अकॉर्डिंग आप उसको लिखेंगे 1 लाइन में। फिर फोर्थ है हमारा, बैंक जमाओं के आधार पर ऋण देकर किसका सर्जन करते हैं। तो इसमें जो है आप अच्छे से इसको आंसर करेंगे। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान जो है साख मुद्रा का सर्जन करते हैं। किसका? साख मुद्रा का। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट में इसका आंसर करेंगे। फिर हमारा है, प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया है हाफ एंड हाफ का, तो 2 उदाहरण आप जो है नंबर 1 डाल के देंगे, नंबर 1 नंबर 2। अगर आप एक ही लिखेंगे, बाय चांस हो सकता है कि आपको ना आ रहा हो, आपको कोई एक पॉइंट लर्न हो रहा हो, तो आप एक ही लिखेंगे तो वो भी आपको हाफ मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। फिर है, दृश्य मदों से क्या आशय है। तो अदृश्य मद और दृश्य मद आपको बताए गए हैं आपके नोट्स में। आप दृश्य मदों से क्या आशय है 1 वर्ड में यहाँ पे आंसर करेंगे। फिर हमारा है, व्यापार संतुलन इज इक्वल टू, यानी कि व्यापार संतुलन किसके बराबर है। ये है आप यहाँ पे, ये भी आपका हाफ हाफ में है। 8th क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि कौन से वाला बजट है। फिर है, कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं को कोई 3 महत्व लिखिए। तो देखिए, जैसा कि आपका 3 मार्क्स में आया है गाइस, तो आप 3 महत्व लिखेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कीमत विश्लेषण में आगमन धारणाओं को कोई 3 महत्व, ठीक है, लिखे आपने। फिर आप नंबर 1 डालेंगे, नंबर 2 डालेंगे, नंबर 3 डालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे अलग ही दिखाया गया है 1 into 3, यानी कि आपके 1 का जो है आपको 1 पॉइंट का 1 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। फिर है, एकाधिकृत प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें भी आप ऐसे ही बताइए, एकाधिकृत प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्न है। फिर आप 1 2 3 पॉइंट डाल के आंसर कीजिएगा। फिर है, सीमांत बचत प्रवृत्ति को समझाइए। सीमांत बचत आप बताएंगे, आपके जब मुझे याद है मैंने आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराए थे, उसमें आपका ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके असाइनमेंट्स आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपके जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सके। तो समग्र मांग के तो कोई 3 घटक बताइए। इसमें भी 3 घटक हैं, तो नंबर 1 डाल के आप ऐसे ही लिखेंगे, समग्र मांग के 3 घटक निम्न हैं।
फिर है हमारा 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल होता है क्यों? या तो आप इसको आंसर कीजिए या आप बताएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 4 महत्व लिखिए। 4 महत्व भी आप 4 पॉइंट्स में ही बताएंगे। फिर हमारा 14th है, निम्न तालिका, ये आपको यहाँ पे एक तालिका दी गई है, श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची देती है। यह भी दिया गया है कि श्रम का कुल उत्पादन शून्य है, प्रयोग के शून्य स्तर पर श्रम के कुल उत्पाद तथा औसत उत्पाद की अनुसूची की गणना कीजिए। तो ये भी आपको देखिए, या तो आप इसको बताएंगे या फिर आपको एक दूसरी जो है सूची दी गई है, इनको आप दोनों को देखेंगे, आपको जो लगता होगा कि आप अच्छे से कर सकते हैं उसको आप इसमें से कीजिएगा। फिर हमारा 15th आ जाएगा, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी हम अंतर जो है शो करते हैं किसी चीज में, तो हम एक जो है अच्छा सा इस तरीके से अच्छे से बनाएंगे। फिर हम एक साइड में लिखेंगे राष्ट्रीय आय, फिर सेकंड में लिखेंगे निजी आय, और बाकी हम ऐसे करके उनमें अपने जो है कोई 4 पूछे गए हैं तो आप ऐसे ही 1 2 3 4 करके अच्छे से अंतर उसको शो कीजिएगा ब्लैक पेन की हेडिंग की हेल्प से लेके। या तो आप इसको बताइए या फिर आप बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कीजिएगा। फिर है मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विलोम संबंध क्यों होता है? या फिर व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लिखिए, कोई 4 बताने हैं इसमें भी आपको। फिर है 17th क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए, यानी कि क्यों होती है वो आवश्यकता। या फिर आप बताएंगे बजट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 4 बतानी है, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हमारा 18th क्वेश्चन आ जाता है, भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भुगतान शेष में उसका जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, यानी कि जो असंतुलन है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसके भी कोई 4 उपाय बताइए, 4 मार्क्स के हैं। या फिर स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए, पक्ष में लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। मांग के नियम की तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए, 6 मार्क्स का आएगा गाइस। देखिए मैं दिखाऊं, ये आपको 2 into 3 दिया गया है, यानी कि जो आप मांग के जो नियम की तालिका बनाएंगे वो 2 मार्क्स का आएगा, और आपका जो रेखा चित्र होगा वो 3 का होगा। तो इसमें से कोशिश कीजिएगा आप दोनों को ही शो करें, ठीक है। या तो आप ये वाला बताइए, या फिर आप करेंगे सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर इसमें 20 वाला क्वेश्चन है, मांग की लोच की माप की प्रतिशत या अनुपातिक विधि को समझाइए, या फिर मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख 6 तत्वों को समझाइए। देखिए जो आपके 4 मार्क्स के थे उसमें आपसे 4 पॉइंट्स पूछे जा रहे थे, अब आपके 6 मार्क्स के हैं तो 6 पूछे जा रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप इसको 6 पॉइंट्स को किसी चीज में नहीं दिखा सकते हैं, आपको 4 पॉइंट्स भी इसमें आ रहे हैं, तो आप उनको 4 को ही लिख दीजिए और आपको उसके 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे। फिर है उत्पादन फलन को परिभाषित करते हुए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एवं पैमाने के घटते प्रतिफल को रेखाचित्र सहित समझाइए। यानी कि बढ़ते हुए और घटते हुए जो है रेखाचित्र को आपको इसमें समझाना है। या तो आप ये वाला कीजिए, या आप बताएंगे कि अल्पकाल की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन की अवधारणा को समझाइए। ये भी आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन है, मांगे के परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ये आपको डायग्राम बनाना है। या तो आप इसको बता देंगे, या आप बताएंगे बाजार मूल्य का अर्थ लिखिए, अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। फिर आपका 23rd क्वेश्चन आएगा, निम्न आंकड़ों से वैयक्तिक आय और वैयक्तिक प्रयोज्य आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है आंकड़े दिए गए हैं, उनसे आपको बताना है। या तो आप इसको आंसर करेंगे, या फिर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक करेंगे। फिर हमारा 24th एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी मांग का क्या आशय है, प्रभावी मांग के उत्पन्न होने के क्या कारण है। यानी कि इसका मीनिंग बताएंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्रभावी मांग, फिर आप बाद में बताएंगे प्रभावी मांग के उत्पन्न होने के कारण। ये आपका 6 मार्क्स में आएगा, यानी कि ये वाला 2 का आएगा, और इसके जो कारण होंगे वो आपके 4 मार्क्स के, तो ये आपके जो है 6 मार्क्स हो जाएंगे। या तो आप इसको आंसर कीजिए, या आप बताइए उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है, और ये 2 का मान लीजिए। फिर 4 में ये मान लीजिए कि औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए।
सो गाइज ये था हमारा सेकंड सैम्पल पेपर। आई होप कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक का चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ, फर्स्ट वाले सैम्पल पेपर को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जल्दी से जाके देखिए गाइज। गुड लक फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।